नमस्कार दोस्तों, अदाबी सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। दोस्तों कोरोना का ध्यान रखना, आप कोरोना से बच के रहना। लास्ट ईयर की भांति दोस्तों इस वर्ष कोरोना थोड़ा तेजी से फैल रहा है, ठीक है ना। उस टाइम थोड़ा तो कम था, इस बार थोड़ा क्या है ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अपन आज स्टार्ट करेंगे इतिहास। तो कोरोना से एक चीज़ याद आ गई, आपको बता देता हूँ कि गुजर रही है ज़िंदगी ऐसे मुकाम में, गुजर रही है ज़िंदगी ऐसे मुकाम में, अपने ही दूर हो रहे हैं साले खांसी और जुकाम में। अपने ही दूर हो रहे हैं साले खांसी और जुकाम में, कि तमाम कायनात में एक कातिल सी बीमारी हो गई। तमाम कायनात में एक कातिल सी बीमारी हो गई। वक्त ने ये कैसा ढा दिया, साले दूरियां ही दवा हो गई। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि दूरी राखो और यही कोरोना की दवा है, ठीक है। चलो अब मैं आपको आज एक अच्छा सा टॉपिक बता देता हूं, अच्छा सा बहुत बढ़िया टॉपिक का नाम है इतिहास। बात करेंगे अपन इतिहास की, ठीक है। इतिहास, राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे आज रणथंभौर का इतिहास। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप लास्ट तक इस क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे, अच्छा सा आपको समझ में आएगा। स्किप नहीं करोगे तो बिल्कुल लास्ट तक देखोगे। मैं कहता हूँ 100% कहता हूँ, समझ में नहीं आएगा सीधे का सीधा दिमाग में फिट होगा, बिल्कुल के लिख के ले लेना आप, ठीक है। बात करते हैं हम रणथंभौर के इतिहास की। किसकी? रणथंभौर। बहुत बड़ा इतिहास है इसका, बहुत खूंखार शासक थे यहाँ पर, स्वाभिमान वाले शासक, स्वाभिमान वाली रानियां थी। रणथंभौर के इतिहास, तो रणथंभौर के इतिहास में बात करें कौन सा वंश शासन करता था, कौन से शासक थे यहाँ पर, तो कौन से शासक थे बता देता हूं आपको। यहाँ पर थे चौहान। कौन थे? चौहान। तो दोस्तों चौहानों से याद आया कि राजस्थान में 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर चौहान शासक करते थे। कैसे? सबसे पहले थे अजमेर में, अजमेर के चौहान थे। अजमेर के बाद में दूसरे आते हैं रणथंभौर वाले, रणथंभौर के बाद में आते हैं नाडोल वाले, ठीक है। नाडोल में देवड़ा चौहान वो आ जाएंगे, ठीक है, और सिरोही वाले चौहान, और फिर आते हैं एक जालोर वाले चौहान, ठीक है। ये चौहान थे। अपन बात करेंगे रणथंभौर वाले की, ठीक है। तो रणथंभौर के चौहानों की सत्ता की स्थापना किसने की? यहाँ पर चौहान सबसे पहले कब आए थे, कौन लेकर आया था चौहानों को, ठीक है, वो बात करेंगे। हिस्ट्री दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मानो कि हिस्ट्री को जितनी बार पढ़ोगे इतना ही इंटरेस्ट आएगा आपको, इतना ही मजा आएगा, उतनी ही याद होगी। अगर एक बार आप समझ लिया पूरा का पूरा मैटर, पूरी की पूरी कहानी, हिस्ट्री की पूरी कहानी मैं यहाँ छापूंगा, वो कहानी अगर समझ ली तो वो कहानी बिल्कुल सीधे आपके दिमाग में छपेगी। डन, एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, बात करें हम रणथंभौर के चौहानों की, तो रणथंभौर के चौहानों में का अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक बोले तो कि यहाँ सबसे पहले चौहानों सत्ता की स्थापना किसने की थी? चौहान सत्ता किसने लाई थी, ठीक है, स्थापना किस थी? तो स्थापना की बात करें यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है गोविंदराज का। किसका नाम आता है? गोविंदराज का। अब गोविंदराज कौन था? तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि अजमेर के चौहानों में सुना होगा पृथ्वीराज का नाम, सबने सुना, फेमस था। अजमेर में चौहानों की बात करें तो पृथ्वीराज और विग्रहराज दो ऐसे थे, तो खूंखार थे सबसे। पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज कौन सा था? पृथ्वीराज तृतीय था। कौन सा था? पृथ्वीराज तृतीय। इस पृथ्वीराज तृतीय का ये बेटा था गोविंदराज, ठीक है। जब दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, दिल्ली सल्तनत तो बाद में, उस टाइम दिल्ली का एक शासक था मोहम्मद गोरी, ठीक है। उस मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज के बीच में टक्कर चालती, ठीक है। बिकेरी के 36 का आंकड़ा था, इनके दोनों के बीच में राड़ चल रही थी। फिर वो अफगान शासक साला मोहम्मद गोरी इसको यहाँ बंदी बनाकर चंद्रप्रदाय को कहाँ लेके गया? अफगान लेके गया था। फिर पीछे बात कर रहे हैं अपन 1194 के समथिंग की बात है। उस टाइम पीछे कौन बचा? अपने गोविंदराज
बचा गोविंदराज। फिर गोविंदराज को यहाँ से अजमेर से निकाल दिया और गोविंदराज कहाँ चला गया? सीधा सीधा का सीधा भागते भागते यहाँ आ गया रणथंभौर में। आ गया रणथंभौर में। रणथंभौर में आके इसने चौहान सत्ता की स्थापना की। तो एक सीधा क्वेश्चन बन गया आपके कि रणथंभौर में चौहान सत्ता की स्थापना किसने की थी? चौहान सत्ता की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज ने। किसने की थी? गोविंदराज ने। ठीक है, ये बात कर रहे हैं अपन 1194 में। 1194 में चौहान सत्ता की स्थापना गोविंदराज ने की थी। इसके बाद में एक शासक था राजभट, नागभट था उसका नाम, रजिया सुल्तान के टाइम आया था, लेकिन उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद उसके खास शासनकाल में कोई अच्छी चीज़ मतलब याद करने की चीज़ नहीं है, कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के तौर पर। उसके बाद में सीधा एक शासक आता है जिसका नाम है हमीर देव। हमीर देव चौहान। ठीक है, ये सबसे अच्छा शासक हमीर देव चौहान। बात करें इसकी तो 1282 से 1302 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल माना जाता है। रणथंभौर के चौहानों में सबसे शौर्यवान, बलिदान, धाकड़ कौन था? हमीर देव चौहान। भेजा में आवे कि नहीं आवे? समझ में आ रही है? आ रही है तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको। वेरी गुड। ठीक है, हमीर देव की बात कर लें तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको एक बार कि हिस्ट्री में इस रणथंभौर का अपन इतिहास पढ़े ना, इसमें जो 5 मिनट स्टार्टिंग है ना, वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। क्योंकि इनमें से जो एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन कहां से बढ़ेंगे, वो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आ रही बात समझ में? जो एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता ना, एक एक नंबर का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, जो स्टार्टिंग के 5 मिनट है। और मैं कहता हूं ये 5 मिनट का टॉपिक आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपको, क्योंकि यहां सीधे सीधे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग इससे 5 मिनट अगले है ना, इससे 5 मिनट कहानी स्टार्ट हो जाएगी अपने यहाँ इसकी हमीर देव की, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे चलेंगे अपन, उसका AK-47 अलाउद्दीन खिलजी आएगा। ठीक है, उसकी पत्नी चिमना आएगी, उसका आशिक आएगा मोहम्मद शाह। सबको पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हमीर देव की बात कर लें तो हमीर देव से सीधा का सीधा क्वेश्चन कहां से बनता है? इसका पूछ ले तो इसके सबसे पहले पिता को ना पूछ लेवे के भाजी कोना, फादर कोना, इसके भैसा कोना। ठीक है, पिताजी का नाम था इसके जेत्र सिंह। क्या नाम था? जेत्र सिंह चौहान। ठीक है, उसके बाद में बात करें माता, ये माता थी हरकी बाई, बोले तो हीरा देवी। हीरा देवी कौन थी? इसकी माता। फिर आती है माता से इसकी लुगावड़ी, इसकी पत्नी, इसकी वाइफ, इसकी धर्मपत्नी, इसकी घराड़ी। चलो आएगी पत्नी। इसकी पत्नी का क्या नाम था? इसकी पत्नी का नाम था रंगीली। रंगीली थी पत्नी रानी रंगदे। क्या नाम था? रंगदे। ये रंगदे। ठीक है, और इसके एक बादल जैसा घोड़ा था। कौन था? बादल जैसा घोड़ा। तो इसके घोड़े का नाम क्या था? बादल। याद होगी कि बिल्कुल एक एक नंबर का क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लें इसमें तो देखो दोस्तों, हमीर अपने जीवन में एक चीज के लिए फेमस था। किसके लिए? एक चीज के लिए, और वो क्या था? वो था हमीर हट के लिए प्रसिद्ध था। हट बोले तो जिद, कि एक बार इसने ठान लिया कि नहीं ये करना है तो बिल्कुल करके ही मानता है। आ रही है बात समझ में? और आ रही कि नहीं आ रही है? चलो ये बात तो हो गई क्लियर। हमीर अपने जीवन में किसके लिए प्रसिद्ध था? हट के लिए। तो एक बात लिख देता हूं कि हमीर अपने जीवन में
किसके लिए प्रसिद्ध? हट के लिए, हट के लिए प्रसिद्ध। तभी एक कहावत है, कहावत कौन सी है? एक कहावत बनी थी कि सिंह समन तत्पुरुष, सिंह समन सतपुरुष, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। आई बात समझ में? लिख देता हूं मैं आपको। सिंह समन, सिंह समन सतपुरुष, सतपुरुष वचन, सिंह समन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये कहावत है कि सिंह के समान, सिंह ने ठान लिया शिकार करनो है तो करनो ही है, उसके समान सतपुरुष वाचन सत्यवादी पुरुष था। कदली फलत एक बार, कदली मतलब केले के, आपको पता है एक बार फल आते हैं, वैसे ही तो ऐसा आदमी था, एक बार जो काम ठान लिया वही। तिरिया तेल हमीर हट, अब तिरिया तेल मतलब तीजोड़ो तेल, अब वो तीजोड़ तेल कौन सा है? तो तीसरा तेल बोलते हैं हल्दी को। किसका बोलते हैं? हल्दी। अब हल्दी कब लगती है? जब विवाह होता है, विवाह होता है तो हल्दी लगाते हैं, उसको बोलते हैं तेल चढ़ गया। ठीक है। तो राजपूत, जैसे अपने ये रणथंभौर के बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में राजपूत वंश की, राजपूतों की विशेषता ये थी कि औरतें कभी पुनर्विवाह नहीं करती थी। ठीक है। उनके बाद एक बार अगर, हालांकि सभी समाज में चलता है ये कि एक बार जिसके तेल चढ़ गया वो उसका विवाह हो गया, उसका विवाह दूसरी बार कभी नहीं होता। ठीक है। तो वैसे ही हमीर देव को बताया जा रहा है कि एक बार अगर स्त्री के तेल चढ़ गया दूसरी बार नहीं चढ़ता, वैसे ही हमीर देव एक बार हट कर ली, ठान लिया, वो ही करता। इसी तरह कहते हैं ना, सिंह समन सतपुरुष वचन, कदली पलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। आई बात समझ में? ये इसलिए लिखाया कि यहाँ इस पे क्या है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार से संबंधित कौन सा शासक है। अब ईयान को सवाल पूछ लियो, अब इस सवाल में ऑप्शन दे दिया तो अपने याद रख दो, हमीर हट के लिए प्रसिद्ध। चलो आई बात समझ में? तो हमीर किसके लिए प्रसिद्ध था? हट के लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात अपन कर रहे हैं जानकारी स्रोत। किसकी बात कर लें? कि जानकारी अपन हमीर देव चौहान का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। इसका इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो कहां से देख के, कहीं तो इसके इतिहास का स्रोत होगा। तो तीन सा स्रोत है, आपको याद रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब तीन कौन कौन से? एक था हमीर महाकाव्य। क्या नाम था? हमीर महाकाव्य। सिंपल सिंपल समझाऊंगा, सीधा का सीधा माथे में फिट होगा। अरे बात समझ में? हमीर महाकाव्य। दूसरा कौन सा था? एक था दूसरा हमीर हट। कौन सा था? हमीर हट। तीसरा कौन था? हमीर रासो। अब यह बात आती है इनके रचनाकार कि किसने लिखी थी। ठीक है। एक इनकी रचना है, तो बता देता हूं आपको, याद रखना। देखो अपन को चीज कैसे भी करके याद रखनी है कि नहीं है? अपनों को याद रखने से काम है। ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, हमीर महाकाव्य, हमीर इसमें, हमीर इसमें, हमीर इसमें, हमीर से हमीर काट दो। मैं तुम्हें करता ना, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे अपन हमीर को हमीर से काट दो, कट गया। चलो अब बात करें महा मतलब महान, बहुत बड़ा। और बहुत बड़ा कौन है? कि तो चांद है के सूरज है। और चांद है सूरज है। चांद भी कौन सा? नया वाला चांद। तो यहां लिख दे नयन चंद्र, चांद सूरज से सूरी, नयन चंद्र सूरी। याद रखनो, नया चांद सूरज, नयन चंद्र सूरज। कौन था? महाकाव्य। मतलब हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? नयन चंद्र सूरी ने। कंप्लीट ठोको लाइक।
फिर बात करें हमीर हट की, किसकी बात करें? हट की। हट से याद रखना आप, हट कौन करता था? अपने चंद्रशेखर आजाद, बहुत बढ़िया आदमी था, हट कर लेता था, तो उससे याद रखना चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की रचना कौन सी थी? हमीर हट। फिर आता है हमीर रास सो, और इस रास सो से याद रखना सारंगधर। क्या याद रखना? सारंगदाइस, सारंगधर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, चलें आगे बढ़े। चलो, कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। अब बात करें अपन, ये बात हो गई हमीरदेव चौहान के बारे में थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लें अपने जो इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आएगा। हो जाए तैयार? कमर कस लें। चलो, कस ली कमर। सबसे पहले तो अपन एक चीज बना देते हैं, सत्ता, इसको सत्ता को भी मिटा देते हैं, स्थापना कर दी, जाते रहियो। गोविंद देव जी चालता रहिया। चलो, गोविंद देव जी गए तभी तो हमीर देव जी आए, गए गोविंद देव जी। चलो, मार दिया गोविंद देव जी ने, हाँ। चलो, अब बात करते हैं अपने हिस्ट्री की, अच्छी सी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। एक बात कर लेते हैं रणथंबोर दुर्ग की। ओ अपंग रणथंबोर दुर्ग, ठीक है, बना दिया रणथंबोर दुर्ग। किसने बनाया? आपने। चलो, अच्छी बात है। रणथंबोर दुर्ग से पहले एक और छोटा सा दुर्ग अपन बना लेते हैं, जिसका नाम है जाइन का दुर्ग। क्या नाम? जाइन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जाइन का। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है रणथंबोर का दुर्ग। अरे आवे कि नहीं आवे? आ रहा है समझ में, ठीक है। ये है जाइन का दुर्ग और ये है रणथंबोर का दुर्ग। अब दुर्गों में बात ही ये जाए कि ये मेन दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, एकदम पेटी पेक, बिल्कुल बंद दुर्ग है। इस दुर्ग के बाहर ये दुर्ग है। ये दुर्ग इसलिए बनाया गया कि कोई भी शासक बाहर से कोई आता है, अफगान शासक, विदेशी शासक, जो भी आक्रमणकारी अंदर आते हैं, इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं या, ठीक है। तो बाहर विदेशी आक्रमण किस लिए आते हैं? कोई फिल्म देखने आते हैं? नहीं। तो फिर किस लिए आते हैं? क्या तो आते हैं सोना चांदी लूटने के लिए, एक नंबर बात। दूसरी आते हैं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। तीसरा एक विदेशी शासकों का कारण है कि यहां से औरतें उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। ये 3 कारण मेन होते हैं, ठीक है। इसलिए राजपूत शासक अपने एक यहां दुर्ग और बना लिया था, जिसको बोलते हैं जाइन का दुर्ग। ये जाइन का दुर्ग है, ये दुर्ग है रणथंबोर से पहले आ जाते हैं। इस रणथंबोर दुर्ग से जाने के लिए इस दुर्ग से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इधर से आता है, उधर जाता है रणथंबोर में, तो बीच में ये बोलता है, ए कहां जाता है? उधर जाएगा तू? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले से मेरे से होके जाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। तो पहले मेरे होके जाना पड़ेगा, मेरे से लड़के जाने पड़ेगा, मेरे को जीत, फिर उधर जाओगा। तो अफगान सोच, अरे तो टाबरिया, इतना सा बच्चा है, तू मेरे को वहां जाने से रोक लाए, ठीक है। तो कहा जाता है कि ओ कहीं है, इसको बोलते हैं ताला, और इस ताले की ये क्या हो गई? कूंची, चाबी, ठीक है। तो चाबी से बना लेना आप कूंची, और कूंची से क्या बनेगा? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। कौन सा दुर्ग है? जाइन का दुर्ग। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में बात करें तो कुंजियां 2 ही पूछी जाती है ज्यादा से ज्यादा। एक तो पूछी जा सकती है इसकी रणथंबोर दुर्ग की, कि रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है? जाइन की कुंजी, जाइन का दुर्ग, ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। तो जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा है? सिवाना का दुर्ग, जो कहां पर है? बाड़मेर में। और उस सिवाने दुर्ग को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है
सॉरी, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है। अब ये रणथंभौर का दुर्ग है। इस रणथंभौर के दुर्ग के बाद में ये जैन का दुर्ग, आगे चलें, ये रणथंभौर का दुर्ग। इधर एक दरवाजा बना हुआ है, इधर एक क्या बना हुआ है, दरवाजा। जो जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं मैं इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ा रहा हूं। क्या है यहाँ पर, एक दरवाजा और मोटो गेट छाड़ दियो, बड़ा सा गेट बना दिया। चलो, ये दरवाजा इसलिए बनाया जाता, मैंने इसलिए बनाया अभी, क्योंकि इस दरवाजे से एक क्वेश्चन आता है, इसका नाम है नवलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? नवलखा दरवाजा। वैसे हर दुर्ग में दरवाजे है, पोल है, दरवाजे को पोल बोलते हैं ना, ठीक है। तो वैसे पोल है, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, राम पोल, हनुमान पोल, अलग अलग पोल है, नाम रखिए, लेकिन सब में जैसे हनुमान पोल किसी दुर्ग में इसी में है, जालोर वाले दुर्ग में, तो कभी जोधपुर वाले दुर्ग में मिल जाती है, चित्तौड़ वाले में मिल जाती है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनर क्या करता है कि जिसके अनेक नाम है, समझ रहे हो ना, अनेक नाम की मतलब एक नाम की अनेक वस्तुएं बनी हुई है, तो वो पूछने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा चौकी नहीं है। ये नवलखा एकमात्र इस नाम का एक ही है, इसलिए ये पूछने के लायक है। आ रही बात समझ में? चलो, अब क्या है, ये हो गया अपने नवलखा दरवाजा। फिर अंदर बात कर लेते हैं इसके दुर्ग के अंदर। यहाँ पर एक बनी हुई है चौकी, चौकी बनी हुई है, एक चौकी के ऊपर क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। छतरी बना दी, और इस छतरी में कुल 32 खंबे लगे हुए हैं। कितना खंबे लगे हुए हैं? 32। LOA 32 खंबों की छतरी। और ये छतरी है किसकी? रणथंभौर दुर्ग में छतरी किसकी है? ये है रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव। हमीरदेव के पिता का नाम क्या था? उसके फादर का नाम क्या था? भाई साहब को नाम बताया नहीं, जैत्र सिंह। तो ये छतरी किसकी है? जैत्र सिंह की। किसकी है? LOA जैत्र सिंह की। ये छतरी किसकी थी? जैत्र सिंह की। और इस छतरी की एक विशेषता है कि हमीरदेव क्या करता था कि अपने जो दुर्ग में चाहे किसी के बीच राड़ धंधा हो जाता, ठीक है, दो आपस में कूटीज का, फिर आते दरबार, महाराज इसने मेरे को मारा, मैंने इसको मारा, इसने मेरे को मारा, ऐसे करके झगड़ा हो गया था। चलो, फिर महाराज क्या करते हैं, इनके न्याय करते हैं। ठेर जा तू भी पंचायती बंद कर, तू भी पंचायती बंद कर, दोनों मेरे पास आ जाओ, इधर चलो, उधर आते हैं, इधर बैठते हैं इस छतरी पे। तो इन दोनों के बीच में न्याय करता है, दोनों जो झगड़े हुए थे, ठीक है। कुल मिला के बात है, जो भी न्याय करता था राजा हमीरदेव चौहान, तो इस छतरी पे बैठ के करता था, ठीक है। इसलिए इस छतरी को क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। क्या बोलते हैं इसको? न्याय की छतरी। आई बात समझ में? जो भी न्याय वगैरह करता था, ये न्याय की छतरी। फिर एक और चीज आ जाती है, यहां पर एक मंदिर है। क्या है? मंदिर। और मंदिर किसका है? मंदिर है यहां पर गणेश जी का। गणेश जी कौन से? 3 आंख वाले त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। कहां पर है? यहां पर। इसको बोलते हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर। आई बात समझ में? ये कौन सी थी? इधर। चलो, ये बात हो गई कंप्लीट। अब अपन आगे बात करते हैं, किसकी? इस दुर्ग पे जो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, तो वो आक्रमण करते क्यों है, रीजन क्या है, ठीक है। और आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे फेमस आक्रमणकारी एक था अपने, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, अट्टे बना लूं, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन था? सबसे पहले तो बात की जाए, गौरी। सबसे पहले गौरी था। उस टाइम दिल्ली सल्तनत बिल्कुल नहीं थी, गौरी था। गौरी, मोहम्मद गौरी, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रप्रदाय को लेके गए अफगान, और फिर वापस पीछे किसके बिठा दिया? उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी।
फिर आई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। कौन कौन से थे? गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। हो गए 5 वंश। सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक था। आ रही बात समझ में? ये चला गया था उस टाइम के बाद। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी। तो हमारी बात चलेगी अमीर देव चौहान के टाइम जलालुद्दीन था वहां पर। कौन था? जलालुद्दीन। फिर तुगलक सैयद उसके अपन बाद में बात करेंगे। आ रही बात समझ में? तो यहां पर कौन था? जलालुद्दीन। यहां पर कौन था? जलालुद्दीन। और बात कर लें इधर रणथंबोर में। किधर बात कर लें? रणथंबोर में। ये रणथंबोर का दुर्ग, ये जैन का दुर्ग। ठीक है। अटे आपा के थे हमीर देव। कौन था यहां पर? ए हमीर देव जी। अब ये जलालुद्दीन करता क्या है? इसकी एक ही नीति। क्या नीति? ये साला साम्राज्य विस्तार में जानता और कुछ नहीं जानता है। सैनिकों इधर जाओ, इधर से उधर आप जाओ, उसको जीत लो। ठीक है। सेना बेचता है, सेना की कमी नहीं कुछ। 50-60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, 1-1 लाख तक सैनिक बेचता था ये जलालुद्दीन खिलजी। बेचता, जीत के आ गए, चलो जहां से हारने की संभावना, वापस दौड़ के आ जाते। सरदार वहां से नहीं जीत पाए, छोड़ो उसको, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जीत के आओ, इधर गए। कुल मिला के ये साम्राज्य विस्तार करता था। फिर एक दिन नंबर आ गया रणथंबोर का। ठीक है। लेकिन रणथंबोर में कौन था? हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। तो जलालुद्दीन सैनिकों को कहां भेजता है? यहां रणथंबोर में। और रणथंबोर मैंने कहा ना, रणथंबोर में जाने से पहले किससे टक्कर लेने लगी? जैन दुर्ग से। तो इसने कूंची तो ले ली हाथ में, चाबी तो ले ली इसने। फिर यहां से ये जीत गया, लेकिन इसको नहीं जीत पाया। किसको? इसको। पाछा दौड़ा 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 दौड़ा, पाछा गया। कौन गए थे? सैनिक सेनापति जलालुद्दीन के, कि जहां पना, जहां पना, जहां पना। हाँ बोलो क्या हुआ? वहां तो हमीर देव चौहान है, खूंखार है, हम तो नहीं जीत पाएंगे। क्या बात करते हो? बिल्कुल नहीं। चलो अब क्या हुआ? फिर आता है जलालुद्दीन खुद। ओ आए गो जलालुद्दीन आता है और करता है इस पे युद्ध। लेकिन वही बात, या तो पूरा 7 पहाड़ियों से बंद, और लेकिन हमीरदेव चौहान और बहुत खूंखार आदमी, नहीं जीत पाता है। कैसे भी कर लो नहीं जीत पाता, फिर भी पराजय हो गया। तो एक सवाल बन सकता है यहां से कि जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर कितने बार आक्रमण किया था? जलालुद्दीन ने तो कितने बार आक्रमण किया था? 2 बार। आक्रमण कितना बार किया? 2 बार आक्रमण किया था। लेकिन दोनों बार क्या रहा था? असफल रहा था। क्या रहा था? असफल। अब ये असफल रहा था। हो गई बात समझ में? दूसरी बार आया, हार गया, फिर जीता नहीं। तो फिर एक बात बोल दी इसने। क्या बात बोल दी? कि इस रणथंबोर के दुर्ग जैसे दुर्गों को मैं अपने मुसलमान के सिर के बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है। तो इसका कथन था, किसका कथन था? ये कथन था जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन खिलजी का कथन पूछा जाता है कि रणथंबोर जैसे दुर्गों को मैं मुसलमानों के सिर के बाल के बराबर नहीं समझता।
ये कथन किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का। किसके बारे में था? रणथंभौर दुर्ग के बाद में। 2 बार आक्रमण तो कर तो दिया, अब जीत नहीं पाया। कहते ना, अंगूर जो हाथ नहीं लगे वो अंगूर खट्टे। ये अंगूर हाथ नहीं लगे तो ये अंगूर खट्टे हो गए। और खट्टे अंगूर को बोल दिया कि इस जैसे दुर्ग को तो मैं अपने मुसलमानों के सिर के बाल के बराबर समझता हूँ। अब समझो बोले कुछ भी, लेकिन हाथ को नहीं आया। ठीक है, तो ये एक तो इसकी पराजय हो गई। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं कि रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के कारण। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन था? जलालुद्दीन। फिर ये वापस जलालुद्दीन की बात करें तो 1296 में क्या हुआ? ए भैसा जाता रिया, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? जलालुद्दीन खिलजी की। अब जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर कौन आता है? फिर आता है सबसे खूंखार, खतरनाक और बहुत ही शौर्यवान बलवान, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उर्फ हम उनको प्यार से, हम ही कहते हैं उसको, हम उनको प्यार से कहते हैं AK-47। क्या कहते हैं? AK-47। AK से तो अलाउद्दीन खिलजी, 47 नाम इसलिए रख दिया, खूंखार था बंदूक की तरह, इसलिए हम इसको बोलते हैं AK-47। ओले हो गया। ये कौन था? ये जलालुद्दीन का भतीजा कह सकते हो, या जलालुद्दीन का दामाद कह सकता हो। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। ये AK-47 आ गया था। अब इस AK-47 के और इस हमीर देव के, इसके बीच, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। इनके दोनों के बीच राड़ चलती थी, बहुत राड़ चलती थी। राड़ ऐसी चलती थी, बात छोड़ो आप, अभी देखना राड़ कैसे चलती थी। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य अगर पूछ ले, ये इस पे आक्रमण करेगा रणथंभौर पे, तो पूछ ले इनके आक्रमण का कारण या अनबन का कारण, तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो कारण पूछ ले, तो पहला तो कारण आपको मैंने बता दिया, क्या था? कि इसका अंकल था। AK-47 का अंकल कौन था? AK-47 का अंकल था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन पराजय हो गया था, हार गया था, तो उसकी पराजय का बदला लेना था। किसका लेना था? पराजय का बदला। तो पहला कारण लिख लेते हैं कि रणथंभौर दुर्ग पर AK-47 के आक्रमण के कारण क्या थे? पूछ ले कारण। तो पहला कारण तो बता दिया, क्या था? कि अपने चाचा की पराजय का बदला, अपने अंकल की पराजय का बदला। एक तो कारण ओ। दूजो कारण ये था दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? AK-47। ये पूरे भारत से जितनी भी रियासतें, रजवाड़े थे, वहां से क्या करता था? कर लेता था सभी से। लेकिन एकमात्र ओ हो कौन है? हमीर देव चौहान। 1 रुपया ही नहीं देतो, नहीं सा नहीं देंगे हम, 1 पैसा भी नहीं देंगे। कौन नहीं देता था? कर। तो ये दूसरा कारण था कि इसने कर देने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। कर देने से मना। कर देने से मना कर दिया। एलियो आई बात समझ में? तीसरो बहुत बड़ो कारण है, बता दिया। चलो, बहुत बड़ा कारण है, आप आराम से समझना। तीसरे कारण को, पूरा चैप्टर तीसरे कारण पर ही डिफेंड है। ठीक है, तीसरो कारण वो है, वो कारण एक मत है कि ये क्या बनाया रे? अरे वो है प्रेम प्रसंग, इसको बोलते हैं प्रेम प्रसंग। किसका था? ये था इधर प्रेम प्रसंग एक का था। किसका था? यहां पर था हमारे AK-47। कौन था? AK-47। और AK-47 की लुगावड़ी कौन थी? इसकी लुगाई थी माराठा बेगम चिमना। कौन थी?
मराठा बेगम, बेगम कौन थी? चिमना। आई बात समझ में? चलो। और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था महमूद शाह। क्या था? महमूद शाह। अब देखो हुआ क्या था कि ये इसका सेनापति, ये इसकी लुगावड़ी। अब ये भैसा थे ना AK-47। अब ये तो बेचारो पूरो को पूरो काम धंधा बिजी चालतो, कभी इस साम्राज्य को लूटा, कभी उस साम्राज्य को लूटा, कभी इसका और कभी उसका। और बात की जाए उसकी लुगावड़ियों की, उसके पत्नियों की तो कमी नहीं थी। 1 2 3 4 5 बहुत सारी पत्नियां थी, तो उसको टेंशन भी नहीं था। टेंशन इसकी शादी तो हो गई मराठा बेगम चिमना से, लेकिन बेचारो बिल्कुल भी न टाइम नहीं देतो, प्रेम प्रसंग नहीं करतो। तब क्या हुआ, इस बेगम चिमना का इसके प्रति थोड़ा थोड़ा मामला डिसमिस हो गया था। मामला क्या हुआ? डिसमिस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इनके दोनों के बीच प्रेम कम होने लग गया। अब बेचारी चिमना मन में सोच रही है, ये साला कैसा पति मिला, 1% भी अपन को मिलता ही नहीं है, बोलता भी नहीं है, कभी ये जार्ज जीता है, कभी ये जीता है। अब एक दरबार में एक फूट रोसो टाबरी हो। फूटरो सो टाबरिया कौन था? अच्छा सा लड़का था, महमूद शाह। फूटरो हेयर स्टाइल अच्छे रखतो, बाल बाल बैड़ा, जींस पैंटड़ो पैरड़ो, छोको नीरो को, खायो पियो, बॉडीगार्ड हो मस्त, अच्छा अच्छा युद्ध जीत लियो। अब हुआ क्या, इस चिमना को वो महमूद शाह थोड़ो पसंद आई को, आई बात समझ में? अब ये पसंद आ गया तो इसने बनाया एक पर्ची पाची, कोई लेटर वेटर लेकर दे दियो, हेलो मोहम्मद शाह ऐसे ऐसे तुम्हारी चिमना, ए लो दे दियो चिमना ने। ठीक है, ये चिमना के पास चला गया लेटर। अब मोहम्मद शाह बहुत बड़ा खुश हुआ, और क्या बात कर रहे हो, चिमना मेमनम ने आपको लेटर भेज दिया, और अब वह इनके दोनों का बीच बन गया। तो ये मोहम्मद शाह क्या हो गया, ये चिमना का आशिक हो गया। किसका? मराठा बेगम चिमना का आशिक बन गया। आई बात समझ में? चलो ए लो। अब हुआ क्या है, बन तो गया, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, गुटर गु चल रही है, खिचड़ी पक रही है, लापी पक रही है, हलवा तो बन ही गया था। चलो, अब यह बेचारो अकेला हो गया था। ठीक है, एक दिन का क्या हुआ था, आया था घर पे कहीं से, आके सोता, फिर बोला ए चिमनी इधर आ। चिमना मतलब ये चिमनी, इसकी चिमना, अभी तो इसी की है, रजिस्ट्री इसके नाम और की है, इसने तो पट्टा पट्टा कर रखा है ना इसने तो पट्टा पट्टा कर रखा है, रजिस्ट्री इसके नाम है अभी। ठीक है, ए बोले चिमना मेरे लिए कुछ तकिया वगैरह लेकर, ये कुछ इसने कुछ बनाया मंगाया। अब बेचारो काफ़ी टाइम वेट करियो कि चिमना अब आएगी अब आएगी। अब कोई चिमनी आया कि कोई चिमना आया, कुछ भी नहीं आया। क्या AK-47 उठ के देखा, और किया की कहाँ गई रे चिमनी? अब ये इधर उधर ढूंढ रहा, है ही नहीं अठे, तो यहाँ पर तो चिमनी नहीं है मेरी, कहाँ गई? फिर यहाँ से अपने बेडरूम से निकल के बाहर गया, इधर बाहर गया, इधर पास में बेडरूम था किसका? महमूद शाह का। वेरी गुड, होशियार हो रहे। यहाँ पर किसका था? महमूद शाह का। महमूद शाह का बेडरूम में देखे चिमनी अट्टे बैठी, यहाँ पर बैठी थी चिमनी, गुटरगु चल रही थी, गुपसुप बातें चल रही थी इधर। फिर इसको पता चला, मोहम्मद शाह तूने ये कैसे हो गया, तूने ये कैसे कर दिया, तू मेरी चिमनी के साथ, ये चिमनी तो मेरी है। नहीं नहीं, तूने मेरे घर में अंधेरा कर दिया, तू मेरी चिमनी को यहाँ लेके आ गया। मोहम्मद शाह बोलते नहीं शाह, चिमनी इज मेरी, ये चिमनी तो मेरी है, आपकी नहीं है। आप साला इधर उधर भागते रहते, टाइम तो देते नहीं, इससे तो सच्चा लव मैं करता हूँ। कौन करता है? मोहम्मद शाह। किसे? चिमनी से। अब इनके बीच में घमासान होने लग गई जोरदार से, ये इसको बोलता है, ये इसको बोलता है, ऐसे है वैसे है, ऐसे है वैसे। तब इसने कहा नहीं, तुम इसे भूल जाओ। AK-47 कहता कि तुम इसे भूल जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। ठीक है, किसकी जिंदगी में? मोहम्मद शाह
मोहम्मद शाह की जिंदगी में। आ रही है बात समझ में? चलो आगे अपन बात कर ले हैं कि ये क्या बोलता है कि मोहम्मद शाह चिमना की जिन से बाहर निकल जाओ, ये चिमना तुम्हारी नहीं है। तो ये क्या बोलता है मोहम्मद शाह कि मैं वसूलों से बगावत नहीं करता, मैं वसूलों से बगावत नहीं करता, तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, ये फरमान हमें ना दो ए साहिब, ये फरमान हमें ना दो साहिब, मैं चिमना के सिवा किसी की दूसरी में जिंदगी में नहीं बसने वाला। ए चिमनी तो ए मेरी है, कौन कहती? ए लो। इतने में इसको आ गया गुस्सा, AK-47 को। बोला सोनी को, हाँ जी इधर आओ जल्दी से और मोहम्मद शाह को बंदी बना लो। अब मोहम्मद शाह का पैर कांपने लग गए और साले ये तो अब गड़बड़ कर देगी। अब इसने बोला चलो, भागा यहां से 9-2-11, यहां से लापता। जाते जाते बोलते गया इसको, किसको? चिमनी को। चिमनी को बोला चिमनी मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे तेरे मोहम्मद शाह, मेहंदी लगा के रखना। यहां से भागता 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 इधर आ रहा था। सोचा अब किधर चले, ये तो साले मार देंगे। पीछे भेज दिया इसके दूसरे सैनिक उल्लू खां, नुसरत खां को। अब वो मोहम्मद शाह आगे आगे और ये नुसरत खां पीछे पीछे भाग के चल रहे हैं मोहम्मद शाह को पकड़ने के लिए। चलो ये सोच रहा अब कहाँ जाए, अब कहाँ जाए, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। फिर मोहम्मद शाह के दिमाग में आया चलो इसका AK-47 का सबसे अच्छा दुश्मन तो है हमीर देव चौहान। कौन था? इधर बात कर लें अपन हमीर देव चौहान। ये है रणथंभौर दुर्ग, यहां पर है हमीर देव। ठीक है, ये भागा 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 यहां आ गया। कहां गया? हमीर देव चौहान के पास। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोला अरे मोहम्मद शाह इतने आप घबराहट में कैसे, क्या हुआ बताओ, मैं जल्दी बताओ, आप हुआ क्या? ये बोलता अरे बात ये हो गई, मेरी चिमनी को साले ने वापस ले लिया। अरे मैं चिमनी का आशिक था, चिमनी का आशिक था, लेकिन उसको पता चल गया AK-47 को, उसने मेरे को मारने के लिए सेना भेज दी। अच्छा ये बात है, चलो कहाँ है? तो इसने बाहर देखा कि उलूग खां नुसरत खां सेना लिए आए हुए थे। तो अब ये हमीर देव इतना खूंखार था ते उलूग खां नुसरत खां हिम्मत नहीं थी कि इसके ऊपर आक्रमण कर दे। तो उलूग खां नुसरत ने कहा ठहरो सैनिको, आगे मत बढ़ना, आगे खतरा है। तो क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, इधर से वापस चला जाए, अठू ही पाचा मुड़ जाओ। वापस गए कहाँ? AK-47 के। जहां पना की जय हो, आओ नुसरत खां, बोलो क्या संदेश लेकर आए हो? सब मोहम्मद शाह तो यहां से भागे, किधर गए? वो तो गए सीधे के सीधे हमीर देव चौहान रणथंभौर चले गए। साले की ये जुर्रत, वो उधर कैसे चला गया? अब ये किसके पास चला गया? हमीर देव के। फिर इसने AK-47 की मंत्रियों सैनिकों दरबार का आयोजन किया जाए, दरबार को बुलाया, सबको बुलाया, मीटिंग करी, हाथों हाथ नेट वेट पर्चा वर्चा फड़िया रट के सब मीटिंग करे, कार्य करनी बटाई। इतना सैनिक इतने इतने सैनिक लेकर आओ, जल्दी से आग बना ली सेना बढ़िया। बोले महाराज करना क्या है? हम करेंगे रणथंभौर पे आक्रमण। किस पे करेंगे? रणथंभौर पे आक्रमण करेंगे और इस हमीर देव चौहान को अब यहां से भगाएंगे। किसने कहा? AK-47 ने। चलो अब ये इस इतनी कहानी से अपन को समझ में ये आया, क्या आया था कि ये आक्रमण करने का तीसरा कारण कौन सा था? हमीर इस मोहम्मद शाह को शरण किसने दी थी? हमीर देव ने। आई बात समझ में? क्या लिखा था मैंने कि चित्तौड़ इस रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण करने के 3 कारण थे। कारण नंबर 1, कारण नंबर 2, कारण नंबर 3। आई बात समझ? पहला था काका की पराजय, अंकल की पराजय, अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। कौन? पराजय का बदला कौन लेना चाहता था? AK-47।
दूसरी बात थी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तीसरी बात महमूद शाह को शरण दे दी, किसने? हमीर देव ने। महमूद शाह कौन था? अरे इकी चिमनी को आशिक, चिमना का आशिक था मोहम्मद शाह, ठीक है। बापड़े की लव स्टोरी खत्म कर दी कौन? AK-47। आ रही बात समझ में? ये 3 थे कारण। अब होगा असली घमासान, अब होगा असली घमासान। एक तरफ हमीर देव चौहान, एक तरफ AK-47, इधर से है 60-70 हजार सैनिक, इधर है मात्र 8-9 हजार सैनिक। आई बात समझ में? अब इनके बीच में होगा घमासान महायुद्ध, तलवारी चलेगी, इधर से उधर घमासान डुशुम डुशुम होगा। और हम इस डुशुम डुशुम को आज नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगी लंबी, चलो इसको यहीं फिनिश करते हैं। ये यहाँ तक तो 3 कारण थे। अब अपन पढ़ेंगे रणथंबोर का पहला आक्रमण। फिर कल लड़ाई करेंगे अपन किससे? इन दोनों को लड़ाएंगे, अमीरदेव को AK-47 से। देखते हैं क्या होता है, कौन जीता है, किसका माथा फोड़ता है, कौन लंगड़ा होता है, कौन किसके कितना खून आता है। ये बातें हम कल चेक करेंगे, ठीक है। कल चेक कर लेंगे पूरी इसकी, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, कौन किसका सेनापति। चलो तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो दिल से शेयर करना, लाइक करना, और सब अपने जितने भी प्रेमी है, मित्र है, दोस्त है, सबके भाई है, भाईला है, सब बाने भेजनो। ए चिमनी वाला जियान का कोई आशिक है तो बाने भी भेज दीजिए आप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपना चैनल है, अपना परिवार है, आप इसको सपोर्ट करो। हम आपको ऐसी की ऐसी हिस्ट्री, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके सीधे के सीधे माध्यम में। आ रही बात समझ में? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और एक बात लास्ट में ये बता देता हूँ, इसकी PDF आपको, हमारे एक 2 सीरीज चल रही है। एक चल रही है साइंस की अपने ग्रुप के ऊपर, एक चल रही है साइंस की बेसिक प्रश्नों की, प्रश्नों मतलब रोज के 20 या 25 क्वेश्चन पर टॉपिक से आते हैं। 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा टॉपिक आनुवंशिक कल आ जाएगा। आप आनुवंशिक अच्छे से पढ़ के आना। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट। जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला चौथा टॉपिक है आनुवंशिकी, कल लेके आएंगे। उसकी PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपन की टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर PDF मिल जाएगी, इसकी भी PDF वहाँ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक बार लास्ट में आपसे निवेदन है, कोरोना से बच के रहिए, कोरोना से आप मजबूती से लड़ते रहिए, उससे अपनी सुरक्षा कीजिए, औरों को बचाइए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।